नमस्कार मित्रों, और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वदेशी को लेकर। और जो भी पिछले 7-8 महीने से जो ये कोरोना नाम की बीमारी चल रही है, इसके संबंध में, स्वदेशी के संबंध में इस वीडियो में विस्तृत तौर पर बात करेंगे। क्योंकि बड़ा खेद होता है ये देखकर कि मेन स्ट्रीम मीडिया स्वदेशी के विषय में या फिर इन चीज़ों से कैसे जूझना है, जो भी प्रकरण चल रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में कुछ दिखाता नहीं है। तो हम उस पर बात करेंगे। 7-8 महीने से जो ये बीमारी चल रही है कोरोना, इसमें अभी तक ऐसा कहीं भी सुनने में नहीं आया कि किसी स्वदेशी दवा को या किसी स्वदेशी चीज़ को अधिकृत तौर पर ऐसा कुछ कहा गया हो कि हाँ, इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है, इससे आपको लाभ होंगे। जबकि जितनी भी चीज़ें बताई गई इसके संबंध में, वो बाहर से निर्देश आए, जो WHO की तरफ से, विदेशों से जो निर्देश आए, वो सारे फॉलो करने के लिए कहा गया। स्वदेशी को बिल्कुल भी इसमें महत्व नहीं दिया गया। अब जो आगे की बात चल रही है, वो बात चल रही है सीधे वैक्सीनेशन के ऊपर। अगर आपको पता हो, देश में तकरीबन 4.5 लाख होम्योपैथी के रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। करीब 3 लाख आयुर्वेद के रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं जो होम्योपैथी और आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा जो हमारा स्वदेशी है, जो हमारा आयुर्वेद है, ये पौराणिक कालों से चलता आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे गुरुकुल थे, गुरुकुल से संबंधित जो शिक्षा प्रणाली थी, उसमें आयुर्वेद का जो जिक्र है वो पौराणिक कालों से, सदियों से जिक्र होता आया है। पर अभी थोड़ा सा आयुर्वेद पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, आयुर्वेद को थोड़ा भुलाया जा रहा है। जबकि देश में बहुत बड़ी बड़ी आयुर्वेद की कंपनियां हैं, जैसे कि आपकी डाबर हो गई, या आपकी पतंजलि हो गई, या आपकी गुरुकुल कांगड़ी हो गई, या आपकी हमदर्द हो गई, वैद्यनाथ हो गई, वीको हो गई। तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करती हैं। अगर आयुर्वेद को या होम्योपैथ को इस तरीके से निगलेक्ट किया जा रहा है इन सब चीज़ों में, तो ये जो कंपनियां हैं, आयुर्वेदिक कंपनियां, ये क्या कर रही हैं फिर देश में? इनका रोल क्या रह जाता है फिर? अगर हम किसी इलाज के लिए, किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद को बिल्कुल भी अपना नहीं रहे हैं, आयुर्वेद को निगलेक्ट कर रहे हैं, होम्योपैथ को निगलेक्ट कर रहे हैं, या यूनान को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब जो 4.5 लाख होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, इनका क्या रोल है देश में? 3 लाख जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, इनका क्या रोल है देश में? या जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हज़ारों करोड़ का टर्नओवर निकाल के दे रही हैं सालाना देश में, उन सब का क्या रोल है? ये बड़ा सोचने वाला विषय है। क्योंकि अगर रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं या रजिस्टर्ड आयुर्वेद की कंपनियां हैं, होम्योपैथ की कंपनियां हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई बीमारी इतने बड़े लेवल पे फैल रही है, या बताया जा रहा है कि इतने बड़े लेवल पे एक बीमारी फैली है, तो उसमें इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि बात करेंगे आज से सदियों पहले की। शायद आपको पता होगा कि जब रामायण हुई थी, आज से करोड़ों साल पहले की बात है। क्योंकि आज क्या है, देश में आज जो प्रोटोकॉल्स मानी जा रही हैं, वो सारी प्रोटोकॉल्स हैं WHO की या विदेशों की। इनका इतिहास कितना है? 50 साल पुराना, 100 साल पुराना, 150 साल, 200 साल, 400, 500, 1000 साल पुराना, इससे ज़्यादा नहीं है। पर जो हमारा आयुर्वेद है, इसकी जो बुनियाद है, इसका जो इतिहास है, वो सतयुग त्रेता के टाइम से माना गया है। एक बार जैसे रामायण में जब युद्ध हो रहा था
श्री राम की सेना का और रावण की सेना का। तो मेघनाद ने जब तीर मार दिया, एक नागपाश करके चला दिया, तो श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी को वो बाण लग गया। अब वो जब तीर लगा तो उस तीर का असर जो था वो इतना भयानक था कि उससे मृत्यु होने की आशंका थी लक्ष्मण जी की। तो उस वक्त एक वैद्य को बुलाया गया और वैद्य का नाम था सुषेण वैद्य। अब सुषेण वैद्य ने जो उस मृत्यु तुल्य बाण से बचने के लिए जो दवाई बताई, जिसे मेडिसिन कहते हैं आज की डेट में, जो औषधि बताई, वो बताई संजीवनी बूटी। और ये कहा क्लियर कट श्री राम से, हनुमान जी से, कि जो संजीवनी अगर वक्त पे लेकर आ जाए कोई, तो लक्ष्मण जी की जान बचाई जा सकती है। तो फिर संजीवनी लाई गई, लक्ष्मण जी को खिलाई गई, लगाई गई, तो उसके बाद लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। कहीं भी उस प्रकरण में वहां पर ऐसी बात नहीं हुई कि इनके टीकाकरण होंगे या फला पर्वत पे जाके कोई टीका लिया, वैक्सीन लगाई जाएगी, कभी ऐसी बात नहीं हुई। दैट मीन्स कि हमारा स्वदेशी, हमारा आयुर्वेद, हमारी जो दवाइयाँ हैं, जो हमारी मेडिसिन्स हैं, जो हमारी हर्ब्स हैं, जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, जो हमारा आयुर्वेद है, उसकी जो नींव है वो हज़ारों साल पुरानी है। और ये भी आप सबको पता होगा कि नासा ने खुद कहा, अगर राम सेतु की बात करें, कि नासा ने बोला कि हाँ 5-6 हज़ार साल पुराना है, नासा ने भी माना। दैट मीन्स हमारा आयुर्वेद बहुत पुराना है। तो आज क्यों आयुर्वेद को इस तरीके से निग्लेक्ट किया जा रहा है, क्यों आयुर्वेद को भुलाया जा रहा है, जबकि वो रजिस्टर्ड तौर पर उसके डॉक्टर BAMS, BHMS वो देश में काम कर रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर। फिर भी उन सबको इस बीमारी से निपटने के लिए कुछ भी आगे नहीं लाया जा रहा। वो इस बीमारी का इलाज करने में उनका कोई रोल ही नहीं लिया जा रहा। जितना भी इलाज है वो बाहर से जो प्रोटोकॉल्स आई हैं उनके अनुसार किया जा रहा है, जो बाहर से गाइडलाइंस आई हैं उनके अनुसार किया जा रहा है। मतलब जिनका इतिहास 100, 200, 300 साल पुराना है, वो अब एक ऐसे देश को, भारत देश को, भारतवर्ष को बताएंगे इलाज के बारे में, जिस भारतवर्ष का इतिहास हजारों, लाखों, करोड़ों साल पुराना है, जिसके आयुर्वेद को देश दुनिया मानती है। आज हमारे यहाँ पर पाई जाने वाली लौंग, उस पर बाहर पेटेंट मिलते हैं लोगों के पास। हमारे यहाँ की काली मिर्च, उसका पेटेंट अमेरिका के पास है। हमारे यहाँ की हल्दी, उसका पेटेंट अमेरिका के पास है। हमारे यहाँ का नीम, उसका पेटेंट अमेरिका के पास है। तो ऐसी बहुत ज़बरदस्त औषधियाँ जो हमारे देश की औषधियाँ हैं, बहुत पुरानी औषधियाँ हैं, जिनका इलाज, जिनका प्रयोग इलाज में होता आया है सदियों से, वैद्य करते आए हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता करते आए हैं। और उसी के बाद फिर होम्योपैथ ने भी इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके होम्योपैथी की दवाइयाँ बनाई और उनका यूज़ हुआ है, और लोगों की 20-20, 30-30 साल पुरानी घातक बीमारियां ख़त्म हो गई। ऐसी चिकित्सा पद्धति को मौका नहीं दिया जा रहा, खाली ऐसे लोगों की गाइडलाइंस पे जिनका इतिहास 100, 200, 300 साल पुराना है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। आपको पता होगा कुछ साल पहले तक जैसे डेंगू हो जाता था, तो डेंगू में 10, 12, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, डेंगू होते ही सबसे पहले हॉस्पिटल्स में एडमिट कर दिया जाता था। ये चढ़ाओ, फला चढ़ाओ, बहुत सी चीज़ें हो जाती थी, खून चढ़ाओ, कुछ भी। पर आज से 5-6 साल पहले से उस डेंगू के इलाज में लोगों ने ये पाया कि हमारी जो गिलोय है, हमारी जो पपीते के पत्ते हैं, या हमारा जो बकरी का दूध है, वो उस डेंगू के इलाज में बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। और उसके बाद मेरे ख्याल में 80% ऐसे लोग रहे पिछले 5-6 साल से जिन्होंने डेंगू जैसी बीमारी का इलाज भी आयुर्वेद के ज़रिए किया, होम्योपैथ के ज़रिए किया।
पपीते के पत्तों से किया या गिलोय से किया, इन सब चीज़ों से किया। दैट मीन्स स्वदेशी में, दैट मीन्स आयुर्वेद में वो दम है कि वो बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है। फिर ये नेग्लिजेंस जो किया जा रहा है, ये जो ध्यान नहीं दिया जा रहा आयुर्वेद पर, ये क्यों किया जा रहा है? मतलब एक ऐसे इतिहास को जिसकी बुनियाद, जिसकी नींव करोड़ों साल पुरानी है, उसको क्यों भुलाया जा रहा है? मुझे याद है राजीव भाई दीक्षित का एक व्याख्यान मैं सुन रहा था, तो उस व्याख्यान में उन्होंने बताया, बहुत पुराना व्याख्यान था, उसमें उन्होंने बताया था कि एक अंग्रेज अफसर था, लड़ाई के दौरान उसकी जब नाक कट गई तो उस कटी हुई नाक को लेकर वो एक दूर गांव में चला गया। तो उस गांव में इतने काबिल वैद्य थे कि उन काबिल वैद्यों ने उसकी कटी हुई नाक को जोड़ दिया बिना एलोपैथी के। मतलब आयुर्वेद में सर्जरी भी थी, लेकिन हमने आयुर्वेद को भुला दिया, हमने स्वदेशी को भुला दिया, जिसकी वजह से हम आज बाहर के लोगों पे आश्रित हो गए हैं और एक ऐसी चिकित्सा पद्धति पे आश्रित हो गए हैं जिसमें कभी कुछ साल पहले ये तक बताया गया था कि अगर आपको किसी का इलाज करना है तो खून निकाल दो शरीर से। तो ऐसी एलोपैथी जैसी चीज पर पूरी तरीके से इंसान डिपेंड हो गया। अगर आप किसी बीमारी से लड़ सकते हैं आयुर्वेद के थ्रू, स्वदेशी के थ्रू, तो उसको निग्लेक्ट क्यों किया जाता है? स्वदेशी में बहुत दम था। चरक संहिता हजारों साल पहले, शुश्रुत संहिता हजारों साल पहले, महर्षि वाग्भट्ट की अष्टांग हृदयम, वो भी करीब 3500 साल पहले। उनमें जितने सूत्र दिए गए हैं, अगर उन सूत्रों को पढ़ा जाए, अगर उन सूत्रों पे तथ्य खोजे जाए, अगर उन सूत्रों पे रिसर्च हो आज की तारीख में, तो मैं दावा करता हूँ इस बात का कि भारत देश विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनने से इसे कोई नहीं रोक सकता। पर हमारे देश में हो क्या रहा है? पहले भी हुआ था एक बार, कभी 16वीं शताब्दी में, उस टाइम 1600 ईस्वी की बात है, अंग्रेज भारत में आ गए व्यापार करने के लिए। तो उस वक्त लोगों ने आने दिया, जो थे लोग उस वक्त के, अंग्रेज व्यापार करने के बहाने देश में आए। उसके बाद व्यापार करते करते उन्होंने देश को गुलाम बना लिया। धीरे धीरे गुरुकुल खत्म कर दिए। हमारी जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ थी, आयुर्वेद, ये सब जो हमारे पुराने चूने के मकान बना करते थे, उन सबको, सारी जो हमारी जो तकनीकें थी पुरानी, उन सबको ख़त्म कर दिया। और अब फिर एक बार फिर से वही चीज़ कुछ होती नज़र सी आ रही है, क्योंकि हम अपने आयुर्वेद पे भरोसा नहीं कर रहे, अपने स्वदेशी पे भरोसा नहीं कर रहे। हम भरोसा कर रहे हैं बाहर की चीज़ों पे, और इन चीज़ों पे यकीन करने के लिए मदद करते हैं बाहर की विदेशी चीज़ों पर, मिलावटी चीज़ों पर, केमिकल युक्त चीज़ों पर यकीन करने के लिए मदद करते हैं हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार, बॉलीवुड के सुपरस्टार। और आजकल तो सोशल मीडिया पे इतने इन्फ्लुएंसर हो गए हैं जो 5-7% के अपने मुनाफे के लिए, बस 5-7% के लिए किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी केमिकल वाली चीज़ को धड़ल्ले से प्रमोट कर देते हैं, धड़ल्ले से जनता को खाने के लिए कह देते हैं, शरीर में डालने के लिए कह देते हैं। जबकि आप कुछ भी चीज़ खाते हैं तो आपके शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो उस चीज़ से बनती हैं, उसी चीज़ से, उस खाने से उन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये 5-7% के लिए जिस तरीके से विदेशी चीज़ों का, जिस तरीके से मिलावटी चीज़ों का प्रमोशन हो रहा है, ये एक बार फिर हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे कर करके हम एक बार फिर, ऐसा ना हो जाए कि भविष्य में गुलामी की ओर बढ़ जाएं। ये सवाल ना किसी पक्ष के हैं, ना किसी विपक्ष के हैं, ना किसी सरकार से हैं, किसी से भी नहीं है। ये सवाल हैं जनता के,
जनता से। ये सवाल उस जनता के हैं जो जनता अखबार में ये पढ़ती है कि एक आदमी अपनी पत्नी को, जो 5-6 महीने की गर्भवती है, उसको पेपर दिलाने के लिए शिक्षक भर्ती का पेपर दिलाने के लिए स्कूटी से 1200 किलोमीटर दूर तक लेकर जाता है, क्योंकि हालात पिछले 7-8 महीने से ऐसे हो गए हैं, आदमी कुछ भी करने में असमर्थ है। ये सवाल हर उस भारतीय नागरिक का है जिसे ये खबर अखबार में पढ़कर दर्द होता है कि एक मजदूर जब लॉकडाउन लगता है वो अपने घर जाता है, जब घर से वापस आता है तो उसने अपने मकान मालिक को किराया नहीं दिया था, तो उस वजह से उसका मकान मालिक उसकी गैर हाजिरी में उस सामान को बेच देता है और अपने पैसे बना लेता है, और उसके पास शहर में वापस आने के पास छत तक नहीं बचती। ये सवाल हर उस भारतीय नागरिक का है जिसे ये देखकर दर्द होता है कि जब वो लेबर चौक के पास से निकलता है तो लेबर चौक पर लाखों ऐसे गरीब मजदूर होते हैं जो काम मिलने के बारे में सोचते हैं, जो उम्मीद लगाते हैं हर उस आते जाते नागरिक से, हर उस आते जाते इंसान से जो उस जगह से जा रहा होता है कि ये मुझे काम देगा, लेकिन काम किसी के पास है नहीं। देश में असंगठित क्षेत्र बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है। तो जिस भारतवासी को दर्द है वो ये सवाल उठाएगा, ये सवाल करेगा।